जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। हमारी कहानियां सुनते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्या होगा अगर कोई अपनी ही डेथ प्लान कर ले? क्या होगा अगर वो जब चाहे जैसे चाहे इस धरती पर वापस आ सकता है? क्या होगा अगर वो किसी को अपना शागिर्द बना ले, अपनी आत्मा का? मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय और सुना रहा हूं डर की एक अलग कहानी, द डेथ प्लान रिटर्न्स। समय अपनी फ्लैट की बैल्कनी में बैठा आसमान को ताक रहा था। टिमटिमाते तारे और उनके बीच आधा चांद। सोच रहा था बस कुछ दिनों पहले ही तो उसकी जिंदगी बिल्कुल तारों जैसी ही थी। वो अपने करियर की ऊंचाई पर था और लोग उसके इर्द गिर्द मंडरा रहे थे। सिंगापुर की एक बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी का वो सीईओ बन चुका था। हर कोई उसका दोस्त बनना चाहता था और उसकी सुहाना भी तो उसके करीब आती जा रही थी। लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स के चलते उसे बेसमय निकाल दिया गया। हालांकि आरोप था कि वो इंडियन एम्प्लॉयज को फेवर करता है, लेकिन था बिल्कुल उल्टा। उसे निकाला इसलिए गया कि एक भारतीय को सीनियर पोस्ट पर कोई देखना नहीं चाहता था। आर्थिक हालत ठीक नहीं थी उसकी। कुछ महीनों तो सेविंग्स के चलते उसने गुजारा कर लिया, लेकिन अब उसे नौकरी की जरूरत थी, वो भी जल्दी। क्योंकि एंटरटेनमेंट दुनिया में ही उसने समय गुजारा था, तो वो अब इसी इंडस्ट्री में कोई नौकरी खोज रहा था। बिल सब पेंडिंग होने लगे थे। सिंगापुर में रहना आसान नहीं था। फ्लैट की किस्त भी तो हर महीने कटती जा रही थी। समय ने भी कोई रास्ता ना छोड़ा था। चाहे नेटवर्क हो, रिलेटिव्स हों या ऑनलाइन जॉब ओपनिंग्स, उसने हर जगह अप्लाई किया। इस ओहदे पर नौकरी पाना भी तो आसान नहीं था। पूरी रात वो लैपटॉप पर जॉब अप्लाई करता रहा। अगले दिन उसके एक दोस्त का फोन आया कि पास के स्टूडियो में कोई सीनियर लेवल ओपनिंग है और एचआर में कोई जानकार है, तो उसे वहां जाकर मिलना चाहिए। समय ने देरी नहीं की। तैयार होकर वो ठीक 11 बजे वहां पहुंच गया। एचआर से मुलाकात भी हुई, लेकिन पैसे बहुत कम थे। इतने पैसों में तो समय का गुजारा भी मुश्किल था। मायूस हो वो स्टूडियो से बाहर आया। सामने रोड के उस पार एक कैफे था। कुछ सोचते हुए रोड पार कर वो वहां जाकर बैठ गया। कोने की सीट ली उसने, जहां से रोड पूरा साफ साफ दिख रहा था। कॉफी पीते वो आती जाती गाड़ियों को देखने लगा। मन में अनेकों ख्याल आने लगे। क्या उसे भारत लौट जाना चाहिए? फ्लैट बेच देना चाहिए? कुछ दिनों बाद तो वो किस्त भी नहीं दे पाएगा। इतनी जल्दी अच्छे पैसों वाली नौकरी भी तो कैसे मिलेगी? कॉफी का एक सिप लेकर उसने कप को टेबल पर रखा। अचानक उसने कप वापस उठाया। नीचे एक पैम्फलेट पड़ा था। लिखा था साफ साफ, शागिर्द की जरूरत है। यदि रुचि रखते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल करें। रकम मुंह मांगी। समय हैरान हो गया। उसने सर इधर उधर घुमाया। कोई उसे अभी वहां रख कर गया या वो पहले से ही वहां पर था? सोच विचार के बाद उसने वहां के स्टाफ से पूछा, लेकिन किसी को कोई अंदाजा नहीं था। सर, कोई ना कोई आकर रख गया होगा, एक स्टाफ मेंबर बोला। जाने क्यों समय वो कागज लिए घर आ गया। शाम की चाय लिए वो बैल्कनी में बैठा था। सामने वो पैम्फलेट भी पड़ा था। जब रहा ना गया तो हल्की हिचकिचाहट में उसने फोन लगाया। समय कुछ बोल पाता उधर से आवाज आई, ठीक रात 8 बजे, शैमफोर्ड हाउस, स्ट्रीट नंबर 9, ओल्ड कार्टर रोड, ड्रेस कोड ब्लैक, वेटिंग फॉर यू। इतनी बात बोलकर सामने वाले ने फोन रख दिया। समय को अजीब लगा। अभी क्या हुआ? वो तो कुछ पूछ भी नहीं पाया। उसने सोच लिया यह कोई फालतू नंबर था। उसने बस अपना टाइम वेस्ट किया। पर कुछ घंटों बाद उसे लगा आखिर ट्राई करने में कोई बुराई भी तो नहीं। वैसे भी वो खाली ही तो पड़ा है। हालांकि कुछ प्रश्न थे उसके दिमाग में, जैसे रात 10 बजे थोड़ा ऑड है। दूसरा, ड्रेस कोड। फिर बोलने वाले ने कुछ और क्यों नहीं बोला? खैर, अब बात थी सिर्फ एक बार देख लेने की। तो समय उस जगह को निकल गया। जगह शहर से थोड़ी बाहर थी। मैप्स के सहारे वो उस जगह तक पहुंचा तो जरूर,
लेकिन वहां ना तो स्ट्रीट लाइट्स थीं और ना ही दुकानें। बड़े बड़े घर थे जो फार्म हाउसेस की तरह लग रहे थे। अजीब सन्नाटा पसरा था वहां। घर भी ऐसे लग रहे थे जैसे पुराने बने हों और अब शायद ही वहां कोई आता जाता हो। आसपास बड़े बड़े पेड़ थे। घरों को ध्यान से देखते हुए समय धीमी गति से आगे बढ़ने लगा। फिर एक बोर्ड दिखा, शैमफोर्ड हाउस। उसने गाड़ी रोक दी। गाड़ी से बाहर निकल उसने चारों ओर देखा। दूर दूर तक न तो गाड़ियां नजर आ रही थीं, न कोई इंसान। आगे बढ़कर उसने गेट के किनारे लगे बेल को बजाया। दरवाजा अपने आप खुल गया। यहां की हालत देखकर तो लग रहा है इनके पास पैसे ही नहीं होंगे। गेट जंग लगा था। दीवारें काफी पुरानी थी। बेल का स्विच भी पीला पड़ गया था। अंदर डायरेक्शंस के लिए बोर्ड लगे थे। समय ने उनको फॉलो किया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, रास्ता और पतला होता जा रहा था और अंधेरा बढ़ता जा रहा था। अजीब से पक्षियों की आवाज भी वहां फैली थी। रास्ता एक पुरानी झोपड़ी पर आकर खत्म हो गया। झोपड़ी के बाहर एक लालटेन लगी थी। वही एक रोशनी थी वहां पर। ये क्या है? दोनों तरफ ऊंची दीवारें थी। अरे यार, मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है और मैं भी बेवकूफों की तरह यहां आ गया। वो वापस पलटा ही था कि एक व्यक्ति ने झोपड़ी का दरवाजा अंदर से खोला। सर, आपका ही इंतजार कर रहे हैं। उसने बाहर लगी लालटेन उठाई और समय की ओर बढ़ा दी। लेकर ही जाना होगा, लाइट्स अलाउड नहीं है अंदर। इतना कहकर वो व्यक्ति वहां से चला गया। झोपड़ी का दरवाजा खुला था। समय ने अंदर झांका। जो उसने अंदर देखा उसने उसे भौचक्का कर दिया। अंदर बड़े बड़े संदूक पड़े थे जो शायद सोने के थे। हीरे जवाहरात सामने शेल्फ पर पड़े थे। वहां एंटीक्स और पेंटिंग्स भी थी जिनको देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता था कि वो करोड़ों के हैं। लेकिन यहां झोपड़ी में क्यों पड़े हैं? समय पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। लेकिन एक बात तो अब साफ थी, बुलाने वाला कोई आम इंसान नहीं। लालटेन लिए वो अंदर गया। थोड़ी दूरी पर जाने के बाद कुछ मिट्टी की सीढ़ियां बनी थीं जो सीधे नीचे जा रही थीं। सीढ़ियों पर अजीबोगरीब चिन्ह बने थे और हर सीढ़ी पर एक दिया रखा था। समय धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। हर सीढ़ी अपने आप में अलग थी। तंग सीढ़ियों से जब वो नीचे आया तो पाया कई सारे दिए जले हैं और दियों के बीच एक आदमी कुर्सी पर बैठा है। काफी लंबा चौड़ा मालूम होता था। उसने अपने दोनों पांव एक मिट्टी के बर्तन में डाले हुए थे। सर पर अजीब सा कपड़ा था। हाथ में कई अंगूठियां भी थी। जी, मैं समय, वो ऐड देखकर आया मैं यहाँ पर। मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ। वो आदमी कुछ देर समय को देखता रहा। समय के लिए उसका चेहरा ठीक से देख पाना मुश्किल था। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं। जो काम आपको बताने जा रहा हूं उसको करने के लिए खास योग्यता चाहिए। कर पाएंगे आप? हाँ, आप बताइए तो सही। उस व्यक्ति ने नीचे रखे एक दिए को बुझा दिया। मैं अपनी डेथ प्लान कर रहा हूं। कुछ ही दिनों में मेरी मृत्यु हो जाएगी। मुझे एक ऐसे शागिर्द की जरूरत है जो मेरे मरने के बाद बिल्कुल वही काम करे जैसा मैं चाहता हूं। मैं समझा नहीं। डेथ प्लान कर रहे हैं मतलब ये कि मेरे मरने के बाद तुम्हें कुछ ऐसे काम करने होंगे जो मैं बता कर जाऊंगा। इस काम की रकम तुम तय कर सकते हो। बुरा मत मानिएगा, मैं एक कंपनी का सीईओ था और ऐसे काम मैंने नहीं किए हैं। पर काम क्या है? ठीक 9 दिन बाद मैं मर जाऊंगा। मैं चाहता हूं मेरे मरने के बाद मुझे दूध से नहलाया जाए और पान के पत्तों से पूरे शरीर को ढका जाए। मैं ये भी चाहता हूं तुम खुद अगले 2 दिनों तक हर 2 घंटे के अंतराल पर मेरे मृत शरीर पर पानी का छिड़काव करो। आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ना? आप अपनी डेथ कैसे प्लान कर सकते हैं? कैसे पता आपको कि ठीक 9 दिन बाद आप मर जाएंगे? और ऐसे छोटे कामों के कोई कितने पैसे दे देगा? पैसे जो तुम मांगो, और अगर काम समझ नहीं आ रहा तो तुम जा सकते हो। पैसों की बात पर समय को लगा चेक कर लेता हूं।
$50 लाख। वो जानता था इतने मामूली काम के कोई इतने पैसे नहीं देगा। वो बस सुनने वाला था, नहीं, इतने पैसे नहीं मिल सकते। लेकिन उसका मुंह खुला का खुला तब रह गया जब उस व्यक्ति ने बोला, ठीक है, पैसे मिल जाएंगे, तुमको जैसा कहा है वैसा करना। मेरी मृत्यु के ठीक 3 दिन बाद मुझे चंदन की लकड़ी के ताबूत में दफना देना। याद रहे, ये सारा काम तुम्हें अकेले करना होगा, तुम किसी की मदद नहीं ले सकते। काम यहीं खत्म नहीं होगा, यह आगे की काम की लिस्ट है। तुम्हें अगले 60 दिनों में लिस्ट में दिए गए काम नियमित रूप से जहां मुझे दफनाया गया होगा करने होंगे। तुम एक भी दिन चूक नहीं कर सकते। हो जाएगा, लेकिन पैसे वो कैसे मिलेंगे? आज तुम्हारे अकाउंट में 50% आ जाएंगे, बाकी मेरी मृत्यु के बाद। समय ने लिस्ट ले ली। जाने से पहले तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट पर अपना अंगूठा लगाना होगा, और हां, अपना अकाउंट नंबर इस नंबर पर भेज देना। समय ने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा। शुरुआत में वही लिखा था जो उस व्यक्ति ने कहा था, बाकी उसने नजरअंदाज कर दिया। अंगूठा लगाकर वो वापस जाने लगा। बिना लालटेन के नहीं जा पाओगे, अंधेरा होगा ना। उस आदमी के कहने पर समय ने लालटेन ली और लौट आया। उम्मीद लेकिन कम थी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि कोई 50 लाख सिंगापुर डॉलर्स इतने छोटे से काम के क्यों देगा। यह काम तो कोई भी कर देगा। रात को फिर से उसने कई नौकरियां अप्लाई की और लगभग 11:50 पर सोने चला गया। जैसे ही नींद लगी, एक मैसेज ने उसकी आंख खोल दी। पैसे उसके अकाउंट में आ गए थे। समय की खुशी का तो ठिकाना ही ना रहा। अब उसकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई थी। पूरी रात वो सो ही नहीं पाया। 9 दिन बाद खबर आई वो आदमी मर गया। समय ने हर काम बिल्कुल वैसे ही किया जैसा उस लिस्ट में लिखा था। लिस्ट में लिखा था दफनाने के बाद समय को हर रात वहां खाना, साफ कपड़े और एक अलग अगरबत्ती जलानी होगी। साथ ही वहां गुलाब और गुड़ ठीक उस व्यक्ति के मरे हुए शरीर के दाएं ओर रखने होंगे। ये काम समय को लगभग 60 दिनों तक लगातार करना था। उस लिस्ट में यह भी लिखा था कि समय को हर दिन अपना जूठा खाना भी वहां रखना होगा और उसे हर रात वहां से निकलने से पहले तांबे के ग्लास में पानी रखना होगा, जिसे उसे अगले दिन आते ही पीना होगा। समय ने 59 दिनों तक ये काम किया। आखिरी दिन जब वो दफनाई जगह पर पहुंचा तो कुछ पुलिसकर्मी और आसपास के लोग खड़े मिले। यही आदमी है, ये जादू टोना करने आता है यहां, ये भूत पिशाच को पूछता है। एक आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा। क्यों भाई, क्या ये सच कह रहे हैं? अरे ये मरने वाली की इच्छा थी, वो पूरी कर रहा हूं, आज आखिरी दिन है, समय बोला। लेकिन उसकी बात पर किसी ने यकीन किया ही नहीं और उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पूछताछ करने पर भी समय यही बोलता रहा, वो बस मरने वाले की आखिरी विश पूरी कर रहा है। माफीनामा मंगवाने के बाद पुलिस ने समय को वार्निंग देकर छोड़ दिया कि अब वो उस ओर कभी नहीं जाएगा। समय भी क्या कर सकता था। वो घर लौट आया और उस ओर कभी नहीं गया। उसने सोचा लगभग पूरा काम तो हो ही चुका है। कुछ ही दिनों में समय की नई कंपनी में जॉब भी लग गई। खुद को काम में उसने डुबो लिया। उसे तो अब याद ही नहीं था कि उसने कोई ऐसा काम भी किया था। आज उसकी बर्थडे पार्टी थी और उसके घर सभी लोग आए थे। सुहाना भी आई थी। कुछ ही दिनों में समय और सुहाना की शादी होने वाली थी। देर रात तक पार्टी चली और सबको विदा करने के बाद समय अपने कमरे में सोने चला गया। सुहाना भी वहां रुकी थी। तब वो हुआ जिसने दोनों के रोंगटे खड़े कर दिए। ठीक 12:30 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। कोई तेजी से दरवाजे पर नॉक कर रहा था। सुहाना तो डर ही गई। वो पसीने से तरबदर समय के कमरे में आ गई। उठो, कोई दरवाजे पर है। इतनी रात? समय ने आंखें खोली। मुझे डर लग रहा है, इतनी रात कौन है? सुहाना के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। अरे कोई होगा, अपना सामान भूल गया होगा, देखता हूं। समय उठा और सीधे दरवाजे तक चला गया, लेकिन दरवाजा खोलने पर कोई नहीं दिखा। सुहाना भी पीछे आ गई।
कौन था? उसने पूछा। कोई नहीं। दरवाज़ा खोला तो कोई था ही नहीं। समय बार बार इधर उधर देखता रहा लेकिन कोई नजर नहीं आया। कोई प्रैंक कर रहा होगा। लेट्स स्लीप। समय और सुहाना उस रात वापस सो गए। लेकिन जब अगली रात फिर वही दस्तक हुई तो समय ने सीसीटीवी कैमरे में देखा। ठीक 12:30 बजे कैमरा पूरा काला हो गया था, लेकिन दस्तक हो रही थी। डर में उसके हाथ पांव सूज गए। उसे समझ ही नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब वो दस्तक हर रात होने लगी और सीसीटीवी कैमरे में सिर्फ अंधेरा ही दिखता तो समय को समझ आ गया कुछ गड़बड़ है। आसपास के लोगों से भी जब पूछा गया तो सबका कहना था उन्होंने किसी को नहीं देखा। समय ने इंटरनेट पर खोजना शुरू किया तो एक न्यूज मिली किसी संदीप की, और उसके एक्सपीरियंसेस भी बिल्कुल सेम थे। उसके दरवाजे पर भी हर रात दस्तक होती थी, पर खबर के अंत में लिखा था संदीप की एक रात रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया था, मुंह खुला मिला और आंखें बिल्कुल सफेद। आर्टिकल में डेथ प्लान और डॉक्टर शेखावत का भी जिक्र था। समय ने हर मुमकिन कोशिश की और किसी तरह डॉक्टर शेखावत से फोन पर बात की। देखो, मैं संदीप की थोड़ी ही मदद कर पाया क्योंकि उस समय मेरी जानकारी भी सीमित थी। क्या तुम्हारा अंगूठा नीला पड़ गया है? समय ने बिना देखे ही कहा। नहीं। ध्यान से देखो, डॉक्टर ने जोर दिया। इस बार समय के होश उड़ गए। अंगूठा हल्का नीला पड़ चुका था। हाँ, आपको कैसे पता? समय की किसी तरह आवाज निकली। और मेरी बात ध्यान से सुनो। डेथ प्लान एक तरीका है जिससे लोग वापस मन चाहे स्वरूप में धरती पर आ सकते हैं, लेकिन उनको चाहिए ऐसा शागिर्द जो मरने के बाद वो सारे काम ठीक से कर सके। तुमने अंगूठा लगाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन भी किया। इस केस में उस व्यक्ति ने तुम्हें अपना जरिया बनाया वापस आने का। वो तब तक तुम्हारे दरवाजे आएगा जब तक काम पूरा नहीं हो जाता। कुछ ही दिनों में वो आत्मा तुम्हें दिखने भी लगेगी, लेकिन काम खत्म होने के बाद भी वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आखिरी स्टेप ही है तुम्हारी आत्मा को दोषित करना ताकि वो यहां रह सके। दोनों ही केसेस में तुम मारे जाओगे। डॉक्टर सोचने लगे। कोई रास्ता तो होगा। देखो, पहले तो काम पूरा कर दो ताकि उस आत्मा का हमारी दुनिया से लगाव हो जाए। फिर हम उसको उसी के मरे हुए शरीर के आसपास बांध देंगे। शेखावत ने बात खत्म की। समय अगली रात बचते बचाते वहां पहुंच गया। अजीब सन्नाटा था। उसने आखिरी दिन का काम पूरा किया। जैसे ही काम खत्म हुआ, अजीब आवाजों ने उसे घेर लिया। वो अब किसी की मौजूदगी महसूस कर सकता था। कुछ ऐसी फुसफुसाहट जो उससे बात करना चाहती थी। डर में उसके पांव लड़खड़ाने लगे। किसी तरह वो घर पहुंचा। पूरी रात उसका शरीर कांपता रहा, लेकिन अगली सुबह अंगूठे से नीलापन जा चुका था। लेकिन अब अगला पड़ाव वो था जो संदीप पार नहीं कर पाया था। दरवाजे की दस्तक अब बंद हो गई, लेकिन हर रात उसे महसूस होता कोई उसके सिरहाने आकर बैठता है और कुछ बोलता है। दिन जैसे जैसे बीते, समय का शरीर कमजोर होने लगा। फिर आया डॉक्टर शेखावत का कॉल। अब सही समय है। आज रात तुम्हें अपना अंगूठा वहीं जहां वो व्यक्ति दफन है काट कर डालना होगा। याद रहे, खून का एक भी कतरा बाहर ना पड़े। उसके बाद तुम्हें अगले 60 दिनों तक सब काम उल्टे करने हैं। जैसे गंदे पानी को ऊपर से गिराना होगा, फिर कैक्टस रखना होगा, उसके बाद वहां किसी मृत शरीर के खून का छिड़काव करना होगा, अपना नहाया हुआ पानी वहां गिराना होगा और साफ खाना रखना होगा। समय ने बिल्कुल वही किया। वो दफन की गई जगह पर पहुंच गया। रात खामोश थी, आवाजें बुलंद थी। कांपते पैरों से वो उस जगह के करीब गया जहां उस व्यक्ति का शरीर था, पर उसकी आत्मा वो महसूस कर सकता था। एक आवाज उसके आसपास मंडराने लगी। समय की आंखें लाल हो गई। उसके शरीर में एक दर्द उभर आया, ऐसा दर्द जो आसानी था। पैर मुड़ने लगे, हड्डियां ठिठुरने लगी। मुझे आने दे, रोक मत,
तू मेरा शागिर्द है। ये आवाज वो साफ सुन सकता था। दर्द में चिल्लाते उसने अपनी जेब से चाकू निकाला। हाथ उसके कंट्रोल में थे ही नहीं। हिम्मत कर उसने आंखें बंद की और छुरे से अपना अंगूठा काट डाला। और फिर वो सारे काम किए जो डॉक्टर शेखावत ने बताए थे। हर रात वो काम करता जाता, ठीक वैसे जैसे उसे समझाया गया था। जैसे जैसे समय बीता उसके शरीर की ताकत वापस आने लगी। वो आवाजें और वो फुसफुसाहट भी कम होने लगी। किसी तरह वापस 60 दिन बीते और अब समय बिल्कुल अच्छा महसूस करने लगा। यह तय हो चुका था, शेखावत द्वारा बताए कामों को करके उसने उस आत्मा को उसकी कब्र के पास ही बांध दिया और कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा कर लिया। लेकिन नींद में उसे आज भी कभी कभी लगता है कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। वो घबरा कर उठ जाता है, पर वो दस्तक नहीं सुनाई देती। हालांकि आसपास के लोगों ने देर रात कोई दस्तक महसूस की। किसके दरवाजे पर, पता नहीं। इसी के साथ मैं इस कहानी और अपनी वाणी दोनों को विराम देता हूं। मिलेंगे अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। आप सबको बता दूं, YouTube का एक नया फीचर आया है। आप यदि इस वीडियो को लाइक करेंगे तो हाइप का ऑप्शन आएगा। हाइप जरूर करिए। हाइप करके आप हमारी कहानियों को बाकी लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं।